हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का। रिलेशन एंड फंक्शंस में लेक्चर नंबर 3 में हम फंक्शंस की कंप्लीट नॉलेज गेन कर चुके हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस, फंक्शन के एग्जिस्ट करने की, फिर उनका डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब हम कवर कर चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ इसमें स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस देखेंगे, उनके ग्राफ, उनका डोमेन, उनका रेंज और फिर उनके ऊपर ऑपरेशंस कि उनकी एप्लीकेशन क्या है मैथ्स में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रियल फंक्शन क्या होता है। देखो रियल फंक्शन हम क्या होता है, इसके अंदर हम कंडीशन क्या ले सकते हैं कि जैसे आपने ये तो पढ़ा ही हुआ है कि फंक्शन इज सच दैट ए मैप्स टू बी, मतलब ए की वैल्यू बी के साथ मैपिंग कर रही है, तो बी की जितनी भी वैल्यूज है वो क्या हो गई, इमेज हो गई, और ए की जो वापस पुरानी वैल्यू जो है वो है प्री इमेज हो गई। इसमें कहता है अगर इमेज वाला जो सेट है आपका, मतलब रेंज वाला जो सेट है, अगर वो सबसेट है किसी रियल नंबर का, अगर ये सबसेट है तो हम इसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यूज आ रही है फंक्शन की वो सारी रियल है। क्योंकि आप ये देखो ना, यहां पे हम ए सेट लेते हैं, ये बी सेट लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो फंक्शन की वैल्यूज होती है वो तो सेट बी में होती है ना। तो अगर सेट बी की जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सब रियल आ रही है, मतलब सेट बी इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो उस केस में हम बोलते हैं जो हमारा गिवन फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब उसकी जितनी वैल्यूज है वो सब रियल है। लेकिन अगर ए और बी दोनों खुद रियल हो गए या उसके सबसेट हो गए रियल नंबर के, तो उस केस में ये पूरा फंक्शन ही रियल फंक्शन बोला जाता है। बात समझ आई? एक है रियल वैल्यूड फंक्शन जिसमें सेट बी के अंदर जितनी वैल्यूज है वो सब रियल है, और अगर ए और बी दोनों की वैल्यूज रियल है तो उस केस में कंप्लीट फंक्शन इज रियल फंक्शन। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। जैसे मान लो आपने एफ एक्स ले लिया 3x + 5, जिसमें आपको इनिशियली बता दिया कि f इज सच दैट नेचुरल नंबर मैप्स टू नेचुरल नंबर, मतलब इसमें सेट a नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और सेट b भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और नेचुरल नंबर आपको पता है रियल नंबर का सबसेट होता है। अब इसमें अगर आपको बोलता है कि आप फंक्शन की वैल्यू एट 1 बताओ, तो आप क्लियरली इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और अब आप क्या नोट कर रहे हो कि आपने जो x की वैल्यू ली वो एक नेचुरल नंबर में से ली, और जो y की वैल्यू आई, जो फंक्शन की वैल्यू आई, वो भी तो एक नेचुरल नंबर आ रही है। तो ये कंप्लीट आपका रियल फंक्शन का एग्जांपल हो गया, ये एक रियल फंक्शन का एग्जांपल हो गया। अब इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस है बच्चों, जो हमें आज डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने रियल फंक्शन से, जो कि है कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, ये कांस्टेंट फंक्शन आप 10th क्लास में भी इसका ग्राफ इजीली बना सकते थे, बस अब क्या है कि इसको डेफिनेशन से और प्रॉपर इसका डोमेन, इसका रेंज, इसके ग्राफ से समझाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इसकी क्या है। कांस्टेंट फंक्शन अगर देखें हम, एफ एक्स इज इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, वेयर के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है जो x अगर आप लेते हो, अब बात सुनना ध्यान से, वो कहता है अगर आपने मान लो x की वैल्यू 1 ले ली तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, मतलब फंक्शन एट 1 क्या है k, फंक्शन एट 2, x को 2 ले लो k आ रहा है, फंक्शन एट 0 देख लो वैल्यू k है, वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो सकती ना, कांस्टेंट है। अच्छा, फंक्शन एट -1 ले लो k आ रहा है। अब यहां पे फंक्शन की वैल्यू आने का मतलब वैल्यू ऑफ y, मतलब यहां पे y एक्सिस पे कहीं ना कहीं k होगा। ये एफ एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे x लिख दिया, मान लो ये k है। तो अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू k की लाइन बनानी आती है आपको, पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू k की लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, ये लाइन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ k। अगर k आपका अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर बनेगी, ठीक है, अगर k नेगेटिव है तो लाइन नीचे बनेगी यहां पर, ठीक है, ओरिजिन से नीचे बनेगी। और अगर मान लो k की वैल्यू ही 0 आ गई तो फिर क्या हुआ, वो तो फिर x एक्सिस ही हो गया ना, फिर तो वो x एक्सिस ही हो गया, फिर तो लाइन यही हो जाएगी कि अगर y 0 का मतलब x एक्सिस, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है जिसमें k यहाँ पे कांस्टेंट है, होगा ये भी रियल नंबर, ठीक है। तो कह रहा है x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, फंक्शन की वैल्यू तो k ही रहेगी, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू k। डोमेन की बात करोगे तो कह रहा है x की कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, x की कोई भी वैल्यू ले लो। अच्छा, रेंज कह रहा है x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू क्या है, वो तो k ही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही, वो तो आपकी चेंज नहीं हो रही, वो तो k ही रहेगी, एक सिंगल वैल्यू रहेगी कांस्टेंट फंक्शन में रेंज की वैल्यू, ठीक है, समझ आया।
आगे देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। डेफिनेशन आपको मैंने दे दी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है जो हम 9th क्लास में सीख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स को वाई बोलते हैं ना, और इसका ग्राफ क्या हम नहीं जानते, वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और 45 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे। ये आपका हो गया y, ठीक है, ये आपका हो गया x, ये ग्राफ किसका हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं डोमेन बता दो, बच्चों कह रहा है कि x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन की डेफिनेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, फंक्शन की एग्जिस्टेंस में कहीं दिक्कत आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डोमेन तो इसमें क्या हो गया, रियल नंबर, डोमेन तो हो गया रियल नंबर। और कह रहा है जब एफ एक्स है ही x के इक्वल, मतलब जो आपने x की वैल्यू ली वही एफ एक्स की आ रही है, मतलब वही वैल्यू y की आ रही है, तो रेंज भी तो आपकी सेम ही होगी, रियल नंबर। ये दो सबसे इजी ग्राफ है। बस ये है कि आपको ये ग्राफ आते थे बनाने पहले, पर अब क्या आपने बाय नेम इनको जान लिया है ना, इनका डोमेन रेंज के बारे में अब बात करनी शुरू कर दी। बाकी ग्राफ तो आपको इन दोनों के आते ही होंगे बनाने, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन पे आ जाओ। पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, ये जनरल पॉलिनोमियल की नोटेशन है, आपने देखा होगा ये भी, ए नोट कॉन्स्टेंट हो गया, a1 a2 a3 टिल an तक सारे आपके रियल नंबर्स है, कॉन्स्टेंट्स है। अच्छा, आपको कह रहा है n नॉन नेगेटिव इंटीजर लेके चलोगे आप, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, जीरो भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे x की पावर 0 ले ली, फिर 1 2 फिर n तक जा रही है, ये एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका ग्राफ लेने के लिए आप एक एग्जाम्पल, एक काम करो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी लिया था, वो सेम ही उठा लेते हैं, आपको याद आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें देखो ना x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और बाकी ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये भी एक कांस्टेंट है। तो इसका एक इजी ग्राफ मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनता है, आप यहाँ पे y पर 2 को रख के ये पैराबोला बना दोगे। तो जनरली मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही आता है, ठीक है। वेव भी बन सकती है जब हाइयर पावर्स इन्वॉल्व होगी पॉलिनोमियल में, समझ रहे हो। तो जो सबसे बेसिक ग्राफ मैंने आपको ये बना के दिखाया, यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि डोमेन क्या होगी बच्चों, इसमें डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रेंज में कहीं कोई दिक्कत आएगी, मतलब इसमें तो देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो रेंज आपको दिख रही है कि भाई 2 से ऊपर तक, लेकिन ये चीज आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी हो सकती है, तो ग्राफ नीचे से भी आ सकता है, मतलब ग्राफ y एक्सिस पे भी कहीं भी मूव कर सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो इसकी रेंज भी रियल नंबर ही होगी, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज भी आपकी रियल नंबर ही होती है। चलो अब आपके पास देखो लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन तो देखो कर करके आप बड़े हुए हो, 9th क्लास 10th क्लास आपने लीनियर फंक्शन के जो ग्राफ बनाए हैं, तो इसके डोमेन और रेंज के बारे में सोचो। लीनियर फंक्शन का ग्राफ आप बनाओ और फिर इसके डोमेन के बारे में सोचो, एक मिनट। एग्जाम्पल ले ले कोई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, लीनियर यही तो होगा, एफ एक्स को मैं y ले लेता हूं ना, तो ए एक्स प्लस बी का एग्जाम्पल एक्स प्लस 2, सबसे सिंपल ले लिया, x के लिए 0 रखी, y2 आ गया, ठीक है, y 0 रखा तो -2 आ गया, हमने यहां से ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी। अब इसमें कहता है आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, रियल नंबर, इक्वेशन तो वैलिड रहेगी, फंक्शन तो वैलिड रहेगा, डोमेन इज रियल नंबर। अच्छा, अब जब मैं x की रियल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो y की भी तो रियल वैल्यूज ऑब्टेन हो रही है, क्योंकि रेंज निकालने का एक तरीका बताया था ना आपको मैंने कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेते रहो एफ एक्स की, आप x की वैल्यूज को पुट करते जा रहे हो, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो मिल रही है वो रियल नंबर ही तो मिल रही है, ठीक है। तो ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, कैसे भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, मतलब लीनियर फंक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन देगा आपको, इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है, 9th क्लास से ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अभी तक हमने कौन सा पढ़ लिया, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लिया, आइडेंटिटी पढ़ लिया, पॉलिनोमियल और लीनियर फंक्शन, इन सब की डोमेन रेंज बहुत ही क्लियर है आपको, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाला पार्ट था नहीं, ठीक है। यहां पे देखते हैं अब स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का ग्राफ तो हम देख चुके हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बन गया। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, फंक्शन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो डोमेन तो हो गया आपका ऑल रियल नंबर, लेकिन स्क्वायर फंक्शन में y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। आप देखो ना, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो भी तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ग्राफ से ही देख लो ना,
ये हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे चल रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी। इन सबके ग्राफ बाय डेफिनेशन इनका डोमेन रेंज आपको टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप कॉम्पिटिटिव में फंक्शंस का कुछ कॉन्सेप्ट समझ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत बेसिक पार्ट है आपका सारा। उसके बाद स्क्वायर फंक्शन के बाद रिलेट होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन इसमें आपको देखो पहले ही बता दिया कि ये जो x वैलिड है, यहाँ पे x के लिए क्या ले सकते हो, नेगेटिव नहीं ले सकता ना मैं, डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसमें, तो उसमें डोमेन आप क्या लोगे, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक आप ले सकते हो, ठीक है, जिसमें इन्फिनिटी हम इंक्लूड नहीं करते। तो डोमेन तो मेरे को देखो पहले ही इसने दे रखा है 0 से इन्फिनिटी। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में देखो हमारे पास क्या होता है, इसका जो ग्राफ बनता है ना बच्चों, ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओ हो गया, ये आपका एफ एक्स हमने ले लिया। मतलब इसमें अगर आप बात करो लास्ट लेक्चर में देखोगे तो आपको याद आएगा कि इसमें अगर डोमेन मेरा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो रेंज जो है ना वो भी तो देखो नेगेटिव थोड़ी आ रही है, वो भी तो ऊपर ऊपर ही तो चल रहा है। और लास्ट लेक्चर में आपको मैंने करके भी दिखाया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन का जो आंसर होता है वो नेगेटिव नहीं आता। लॉजिक लगाओ ना, पॉजिटिव नंबर रखोगे तो आंसर पॉजिटिव तो आएगा बाहर। तो इसका भी जो आंसर है वो 0 से इनफाइनाइट ही होगा रेंज। ग्राफ से भी दिख रहा आपको। अच्छा ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, y के लिए नेगेटिव आएगी नहीं, आप x की पॉजिटिव वैल्यूज रख रहे हो, y नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखता है ना कि रूट x का ग्राफ बनाना है, अच्छा अगर यही चीज होती है आपकी x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो आप ग्राफ पूरा बनाओगे। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है रूट x इक्वल टू वाई, ये देखो दोनों में समझो, दोनों में ना डिफरेंस समझ लो। यहां पे आपको मैंने बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ पूरा बन रहा है, ये पूरा पैराबोला, लेकिन वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, सिर्फ ये आधा, वाई के लिए नेगेटिव नहीं होगी उस केस में, ठीक। ये स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ था आपका, उसका डोमेन रेंज और ग्राफ आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं आप, रेसिप्रोकल फंक्शन आ गया। रेसिप्रोकल फंक्शन नई चीज है, डेफिनेशन है, मतलब एक फंक्शन था x, उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। और ऑब्वियसली इसमें मैं 0 नहीं ले सकता, बाकी x की कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। रियल माइनस 0, आपका रियल नंबर माइनस 0, ये तो आपका डोमेन हो गया। इसका रेंज भी सेम ही होगा, अभी आपको मैं करके दिखाता हूं। क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऐसा बनता है, ये o हो गया, ये x हो गया, ये आपका fx हो गया। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है उसमें भी आप देखो y तो इंक्लूड हो ही नहीं रहा ना, ये y के लिए 0 कभी होगी नहीं, ये पैरेलल हो गया, यहाँ पे ये x के पैरेलल हो गया, सेम यहाँ पे ये पैरेलल है, तो y पे तो कभी मीट करेगा ही नहीं। अच्छा इसका ग्राफ वैल्यूज लेके आप बना सकते हो, ठीक है, मतलब आपने कुछ रैंडम 7-8 वैल्यूज ले ली, x की वैल्यूज रखी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ठीक है। 0 तो मैं x को रख नहीं सकता, 0 रख नहीं सकता, अगर x को 0 रखोगे तो क्या होगा, y नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दैट मीन्स वो लाइन पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कभी मिलेगी नहीं लाइन, ये पैरेलल चलती रहेगी, तो y कभी 0 होगा नहीं। तो इसलिए रेंज भी अगर आप देखो ना, पॉजिटिव भी आ रही है रेंज, नेगेटिव भी आ रही है, 0 नहीं आ सकती। तो रेंज भी हमने वही लिया जो इसका डोमेन था, ठीक। अब यहां से इंपॉर्टेंट वाले फंक्शन स्टार्ट हो गए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, नाम याद कर लो, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है, मोड एक्स शॉर्ट में बोलेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये साइन आपको पता होगा फॉर ऑल का है, ठीक है, सब में लगाता आ रहा हूं मैं। इसके अंदर अगर मोड एक्स को अगर आप कन्वर्ट करो तो ये डेफिनेशन इस तरह से चेंज होती है कि मोड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स होगी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस जब एक्स पॉजिटिव है तो मोड एक्स का आंसर पॉजिटिव एक्स आएगा। अच्छा अगर x नेगेटिव है तो ये वैल्यू माइनस एक्स होगी, और अगर x 0 है तो वैल्यू 0 होगी। इसके ग्राफ की अगर आप बात करोगे तो हमेशा वी शेप का ग्राफ बनता है, ये ग्राफ है इसका। तो यहां पे ये लाइन किसकी है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। देखो y इक्वल टू एक्स की लाइन कब है, जब x सिर्फ पॉजिटिव है, देखो यहां पे जब x सिर्फ पॉजिटिव है तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है। अच्छा y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन कब बनेगी, ये लाइन जो है आपकी y इक्वल टू माइनस एक्स की है, लेकिन ये लाइन देखो नीचे तक नहीं आ रही, ये लाइन कहां तक चल रही है, ये लाइन जब x नेगेटिव है, x जब नेगेटिव है तो ये लाइन बन रही है। अच्छा x 0 तो y भी 0, ये है सिस्टम इसमें।
डोमेन सारे रियल नंबर, आप x की कुछ भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, सब चलेगी। लेकिन रेंज क्या दिख रही है आपको? देखो y नेगेटिव y पर ग्राफ नहीं आ रहा आपका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव y एक्सिस पे ही है। तो इसमें रेंज क्या दिख रही है मुझे? 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूड हो रहा है ना इसमें, तो 0 से इंफिनिटी आपने इसकी रेंज ले ली। मॉड्यूलस फंक्शन आपको बहुत ध्यान से मतलब इसको समझना है, ये तो बेसिक है। जो इसका लास्ट का लेक्चर होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का, तो उसमें मैं मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज और उसके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आज के लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस है इसके मॉड्यूलस के, ठीक है। इसका लास्ट का लेक्चर मिस मत करना अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दो फंक्शन ऐसे हैं बच्चों को इनसे दिक्कत रहती है, ठीक है। कोशिश करते हैं समझने की और एक बार में इसको हम क्लियर करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसका दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन क्यों बोला जाता है? जैसे एक्स लिखा है ना, तो देखो यहां पे इसके लिए फ्लोर बिछा दिया हमने। अच्छा, इसकी दूसरी नोटेशन ये भी होती है, ऐसे पूरे स्क्वायर ब्रैकेट भी बनाए जाते हैं, ठीक है, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट भी बनाए जाते हैं। ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नोटेशन है, कह रहा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है? देखो आपको बोला गया कि अगर ये वैल्यू 2.3 है, 2.3 ये एक इंटीजर नहीं है, लेकिन इस फंक्शन का क्या रोल होता है कि अगर ये 2.3 है ना, तो ये वैल्यू किस इंटीजर के बीच में लाई कर रही है? ये 2.3 वाली वैल्यू किस इंटीजर के बीच में लाई कर रही है? 2 और 3 के बीच में। क्या कर रही है? 2 और 3 के बीच में। तो इसको हम क्या ले लेते हैं? वैल्यू को 2 ले लेते हैं। मतलब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन की भी अगर मैं बात करूं ना, तो आप ये लिख सकते हो कि अगर मैं वैल्यू को 2 और 3 के बीच में देख रहा हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 2। अगर वैल्यू को मैं 3 और 4 के बीच में देख रहा हूं तो वैल्यू होगी 3। अच्छा, नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है पर वैल्यू कम वाला इंटीजर होता है इसका, ठीक है। 3 और 4 में जो कम कौन सा है? 3 है, वो इसका आंसर होता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब डेफिनेशन है, जब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो वो क्या कह रहा है? देखो आप ये देखो ना, 1 और 2 के बीच में वैल्यू क्या होगी? 1 ही तो होगी। तो कह रहा है देखो 1 और 2 के बीच में वैल्यू क्या फंक्शन की? 1, जिसमें 1 इंक्लूड हो रहा है पर 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, देख लो। अच्छा, 2 और 3 में देखना, जब x 2 और 3 है, x 2 और 3 है तो वैल्यू कितनी है फंक्शन की? 2, जिसमें 2 इंक्लूड हुआ लेकिन ये 3 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो इस तरह से नहीं, देखो स्टेप्स बनते जा रहे हैं, स्टेप्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। फ्लोर फंक्शन इसके सिंबल की वजह से बोलते हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन समझने की कोशिश करो कि अगर दो इंटीजर के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कम वाला जो इंटीजर होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। ग्राफ बनाने की मैं जो बता रहा हूं आपको टेक्निक, 2 और 3 लिया, जैसे x पे 2 और 3 लिया तो फंक्शन का आंसर तो 2 है ना, तो यहां पे 2 पे इतनी सी लाइन बनेगी। 3 और 4 में आंसर क्या होगा? 3 होगा, 3 पे लाइन बनी, 3 इंक्लूडेड, 4 नॉट इंक्लूडेड। ये इसके डोमेन की बात करूं तो कह रहा है सारे रियल नंबर, x तो तुम कुछ भी ले लो, लेकिन इसमें जो रेंज आ रही है वो तो सिर्फ इंटीजर आ रही है ना, वैल्यूज जो आ रही है देखो फंक्शन की वो तो सिर्फ इंटीजर आ रहे हैं। क्लियर? दूसरा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर सीलिंग फंक्शन, तीनों का मतलब एक ही है। सीलिंग बना दी हमने थोड़ी सी। अच्छा, इसकी दूसरी नोटेशन ऐसे राउंड ब्रैकेट भी लगे होंगे कभी तो समझ जाना, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा, इन फंक्शंस की सबसे बढ़िया बात यह है, जब भी एग्जाम में बोले जाएंगे क्वेश्चन में फंक्शन आएंगे आपके, तो आपको ना साथ में मेंशन कर देगा कि दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। दिस राउंड ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स, ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, ये बना रखा होगा, बीच में डॉट होगा और बोलेगा दिस रिप्रेजेंट्स SIF या LIF, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसकी डेफिनेशन को फॉलो करना है। अच्छा, इसके अंदर भी डोमेन की अगर मैं बात करूं तो सारे रियल नंबर है और आंसर रेंज का तो इंटीजर ही आएगा, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें उल्टा क्या होता है कि अगर आप इसको देख रहे हो, अब अगर आप इसमें इंटीजर को देख रहे हो तो इसमें मान लो 2 और 3 की बात अगर मैं करूं ना, ये थोड़ा सा मैं यहां से बताता हूं आपको, तो यहां पे जैसे 2 और 3 की बात कर रहा था तो इसमें 3 इंक्लूडेड है, इसमें 3 इंक्लूड, मतलब बड़े वाला इंटीजर लेना। नाम के हिसाब से कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है, ग्रेटेस्ट में छोटा इंटीजर ले लो, स्मॉलेस्ट में बड़ा इंटीजर ले लो। जैसे कि अगर मान लो मुझे वैल्यू दी है 3.4, तो आप इसका क्या आंसर लोगे? 4 ले लोगे इंटीजर में, 4, 3.4, 3 और 4 के बीच में ना, तो बड़े वाला इंटीजर आप ले लेते हो। समझ आ गया? तो इसके अंदर वही हिसाब है कि अगर आप 2 और 3 के बीच में ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आ रहा है आपका? ये देखो 1, 2, 3,
तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू ले रहे हो तो आंसर 3 आ रहा है, जिसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है पर 3 इंक्लूडेड है, उल्टा हो गया। बनेंगे इसमें भी स्टेप्स, पर आप देखो इसमें इधर वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, लेफ्ट वाला, राइट वाला इंक्लूड नहीं है, उसमें उल्टा है, उसमें लेफ्ट वाला इंक्लूड नहीं है, राइट वाला इंक्लूडेड है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके फंक्शंस की बच्चों ये आपको याद होनी चाहिए, तो आप इनको अप्लाई कर पाओगे कॉन्सेप्ट्स इनके आगे। अच्छा, अब दो है हमारे पास बड़े अच्छे फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे पूरे मैथ्स में। fx इज इक्वल टू बी रेज टू पावर x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये ना एक इस तरह का केस है ये, 3 की पावर x, 4 की पावर x, जिसमें कह रहे हैं ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, b इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन 1, मान गए चलो। अब ये जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है, ये हमेशा 2-3 चीजें इसमें पॉइंट याद रखने वाली, ये हमेशा 0,1 से पास होगा, चाहे ये 2 की पावर x हो, चाहे ये 3 की पावर x हो, चाहे ये 100 की पावर x हो, ये 0,1 से पास होगा। अच्छा, फिर क्या होता है, हम ना अपना पेन या मार्कर जो है इसको ना लेफ्ट से चलाना शुरू करते हैं राइट की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं बोल देता हूं कि भाई ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वही चीज नीचे आने लग जाएगी, लेफ्ट टू राइट देखना होता है, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैलकुलस में पढ़ोगे आप अगले साल, अभी आप बेसिक इंफॉर्मेशन रखो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी हमेशा। ठीक, इसके डोमेन की बात करो बच्चों, डोमेन आपको क्या दिख रहा है, रियल नंबर, x की वैल्यू ले लो कुछ भी तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन रेंज क्या दिख रही है आपको, देखो रेंज की अगर आप बात करो तो ये देखो रेंज ऊपर है, पॉजिटिव y एक्सिस पे, जिसपे y पे 0 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, तो वैल्यू क्या आ रही है 0 से इंफिनिटी। रेंज की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव वैल्यूज है y की सिर्फ, है ना, ये नीचे तो आएगा ही नहीं, ये तो पैरेलल हो गया ना, ये कभी x एक्सिस को मीट करके नहीं आएगा और नीचे भी नहीं आएगा, इस वजह से ये ऊपर रहेगी वैल्यू। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिक था, ठीक है। लेकिन इसके दो फॉर्म्स है, और दो फॉर्म्स है, एक है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें आप बेस हमेशा 10 लेते हो, 10 रेज टू पावर x। अच्छा, ग्राफ की शेप वैसी रहेगी, बस क्या हुआ थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। ये आपका 10 की पावर x का ग्राफ है, देखो पास तो अभी भी ये 0,1 से ही हो रहा है। अच्छा, ये अभी भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बाकी 2 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होगा फंक्शन, वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, जिसमें बेस में ई लूंगा। यहां पे ई, यहां पे क्या होता है बच्चों, 2.718 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, ठीक है। इसे यूलर्स फंक्शन से भी निकाला जाता है, ठीक है। ये बहुत मतलब एडवांस मैथ्स में जाके आप इसकी वैल्यू निकालना सीखते हो। इसका एक समेशन भी होता है ई रेज टू पावर एक्स का। अभी हमें क्या करना है कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी दिखाए तो आप e की पावर x लोगे। ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल मतलब सब, इनकी पावर में आपका, इनकी पावर में एक वेरिएबल है। अच्छा, बेस चेंज हो रहा था सब में, अगर बेस 10 है तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस e है तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, ये भी 0,1 से पास होगा, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, बस क्या हुआ थोड़ा सा जो फॉर्म है इसके हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि ये 10 थी वैल्यू 2.7 है, तो थोड़ी सी वैल्यू खुल गई, ठीक है। मतलब जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ज्यादा खुल जाएगा। अच्छा, वैल्यू हमारी 1 से तो छोटी हो ही नहीं सकती, है ना, 1 से ऊपर चलेगी वैल्यू, और जितनी वैल्यू आप बड़ी लेते जाओगे ग्राफ उतना क्लोज होता जाएगा y एक्सिस के, उतना कंप्रेस हो जाएगा ग्राफ, लेकिन मीट कभी नहीं करेगा। क्लियर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका। इसके बाद आपके पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे था ऊपर की तरफ, लॉगरिथमिक फंक्शन ये है, देखो ये आपका y एक्सिस पे पैरेलल हो रहा है, y एक्सिस पे। इसमें आपको क्या बोलता है, देखो इसमें ना इसका बेस बहुत मैटर करता है, आपको बोलता है log ऑफ x टू द बेस b, जिसमें x हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। x लॉगरिथमिक फंक्शन नेगेटिव नंबर्स के लिए या 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं है, 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव आप नंबर्स ले सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक ये डेफिनेशन है, आपको कहता है अगर log bx मतलब log ऑफ x टू द बेस b, इसको कैसे रीड करते हैं, log ऑफ x टू द बेस b, इसकी वैल्यू अगर y है तो कहता है इससे ना हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो b है ना ये इधर चला जाएगा और y इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। ये शिफ्ट करने का एक तरीका है इसमें log को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। देखो अब ये क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, y उसका एक्सपोनेंट बन गया। कैसे हुआ, ये b उधर गया और y उसकी पावर बन गया। क्लियर,
तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों लिंक्ड है किसी ना किसी तरह से, अभी उसको देखेंगे। अच्छा, फिर इसमें वही बात कर दी, जब b बोल रहा है तो ये तो रियल नंबर होगा ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसके अंदर इसकी डोमेन की बात करोगे तो कोई डाउट ही नहीं है, डोमेन तो आपका 0 से इंफिनिटी है बच्चों, डोमेन तो आपका 0 से इंफिनिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें x नेगेटिव तो होगा ही नहीं, देखो ये पॉजिटिव x के लिए है और उसमें x 0 भी नहीं है। y को देखो, y नीचे से आ रहा है ऊपर तक जा रहा है, मतलब y की सारी वैल्यूज हो सकती है, सारे रियल नंबर, ठीक है, सारे रियल नंबर इसमें हो सकते हैं। यहां पे y 0 भी आ रहा है तो सब लोगे आप, ठीक है। ये हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन, बेसिक बता दिया। अब इसमें भी दो है, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। कॉमन में वही है कि अगर बेस आप 10 लेके चलोगे बच्चों, बेस 10 लेके चलोगे, शेप यही रहेगी ग्राफ की, तो ये कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। नेचुरल लॉग में क्या होगा, आप बेस ई लेके चलोगे, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। जैसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होगा, ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन में नेचुरल लॉगरिथमिक सबसे ज्यादा यूज होगा। उसमें बेस ई लिखते हो आप, और बेस ई लिखने के बाद इसको शॉर्ट में ना ऐसे लिख देते हो ln x। ln x का मतलब क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथमिक x। इसका मतलब ये है कि बेस ई है आपका, और ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये बिल्कुल परफेक्टली ln x का ही ग्राफ है, ठीक है। डोमेन रेंज का हिसाब किताब बिल्कुल सेम है, डोमेन आपका पॉजिटिव नंबर होगा, 0 नॉट इंक्लूडेड, रेंज इसमें क्या होगी, सारे रियल नंबर हो गए, ठीक है। आ रहा है समझ, काफी सारे फंक्शंस हो गए, ब्रेक लेके आगे देखना हो देख लेना, अदरवाइज क्या है कि ये सारे फंक्शन एक बार फिर रिवाइज करना तो याद हो जाएगा पूरे साल भर के लिए, और ये थ्रू आउट मैथ्स में यूज होगा आपका सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो इसमें देखो, ये जो मैंने अभी फंक्शन बना रखा है, ये फंक्शन किसका है बच्चों, e की पावर x, नेचुरल एक्सपोनेंशियल ले लिया। ये जो देख रहा हूं मैं, ये मैंने ले लिया fx ln x, और ये जो बीच में लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स क्या कर रहा है, एक तरह से मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गया, या आप कह सकते हैं ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गया। तो इसमें हम ये बोल देते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ना बच्चों, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के इनवर्स है। फंक्शंस में इनवर्स वाली टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज जज कर सकते हो कि अगर मान लो एक फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू एक्स अगर मैं लाइन बना दूं, y इक्वल टू एक्स लाइन बना दूं, उसको तो आप जानते हो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन बनाया और एक का ग्राफ दूसरे की मिरर इमेज अगर बन रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। y इक्वल टू एक्स की जो लाइन है, अगर इसको मैं मिरर एज्यूम करूं और ये ग्राफ इस, ये वाली जो लाइन है, ये जो कर्व आ रहा है, ये ऊपर वाले का क्या मिरर इमेज है, ठीक है, या ऊपर वाला नीचे वाले का मिरर इमेज है, इसको मिरर एज्यूम किया मैंने, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब फंक्शन की कैटेगरी में मेरे पास ये सेकंड लास्ट फंक्शन है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ बच्चों आपको 11th क्लास की, सिग्नम फंक्शन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम SGNX, सिग्नम फंक्शन, SGN, कुछ जगह SGM लिखा होगा, एक ही बात है। अच्छा, मॉड x अपॉन में x या फिर x अपॉन में मॉड x, ये भी एक ही बात है, मॉड x अपॉन में x या फिर x अपॉन में मॉड x, कुछ भी ले सकते हो। अब इसमें ना फंक्शन को थोड़ा सा फिल्टर करो। मॉड x की डेफिनेशन क्या थी, कह रहा था पॉजिटिव x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, नीचे वाला x तो अपनी जगह पे है ही, उस पर तो मॉड नहीं लगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। मैंने मॉड x को पॉजिटिव x ले लिया व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, फिर नेगेटिव x ले लिया व्हेन x इज लेस देन 0, अपॉन वाला x तो x ही रहेगा, और 0 व्हेन x इज 0, ये तो दे ही रखा है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करूं, x और x कैंसिल हो गया, 1 आ गया व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, माइनस x और x कट के -1 आ गया व्हेन x इज लेस देन 0, और 0 आ गया व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर ग्राफ मैं बोलूं, वो कह रहा है जब x पॉजिटिव है ना, तो fx मतलब y की वैल्यू 1 है। अच्छा, y की वैल्यू 1 का ग्राफ कैसे बनता है, y की वैल्यू 1 यानी पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ बनता है, जिसमें ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसने बोला जब x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 पे नहीं है वैल्यू 1। अच्छा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू जब नेगेटिव है तो वैल्यू -1 है, तो -1 पे जा रही है लाइन, y की वैल्यू -1 पे पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ बन गया, और x जब 0 है तो y भी 0 है, ये आपने ले रखा है ग्राफ वो पॉइंट। ये पूरा सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, कह रहा है x की वैल्यू तो कुछ भी ले लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी रियल नंबर,
लेकिन रेंज में सिर्फ 3 ही वैल्यूज आ रही है। कौन कौन सी? या तो रेंज में y की वैल्यू 1 आ रही है, या 0 आई, या फिर -1 आई। 1 0 -1 रेंज सिग्नम फंक्शन का सिर्फ यही है। ठीक है, आया समझ? ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से मैंने फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, देन डोमेन रेंज विद ग्राफ आपने ऑब्टेन कर ली। लास्ट फंक्शन बच्चों देख लेते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मेंस एडवांस में कहीं ना कहीं घूम फिर के ये आपको दिख ही जाता है। जब आप कोई भी पैकेज उठाओगे तो भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फ्रैक्शनल फंक्शन पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, मॉड्यूलस फंक्शन पे, सिग्नम फंक्शन पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में करा दूंगा। अभी यहाँ पे फ्रैक्शनल फंक्शन आपको क्या बोल रहा है कि इसमें जो x वाली वैल्यू है वो तो रियल नंबर को बिलोंग करेगी, लेकिन जो इसका रेंज आएगा वो सिर्फ 0 और 1 के बीच में हो सकता है। 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, आपने क्या किया, x पे तो जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हो ले लो, लेकिन y के वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगी, 1 से नीचे नीचे। अब होता क्या है, वो कहता है कि अगर मान लो कोई भी अगर आप नंबर लेते हो, मान लो 2.3 ले लिया, तो इसका मतलब है क्या, इसमें 2 है और 0.3 है। 0.3 का मतलब क्या हुआ, 3/10। ये फ्रैक्शनल फंक्शन होता है। मतलब कोई भी रियल नंबर की अगर आप बात करते हो, कोई भी ये रियल नंबर है ना, इसमें 2 क्या हुआ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट ले लिया मैंने, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट जब बोलूंगा मैं इंटीजर वैल्यू, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लोगे। अच्छा, ये जो आपका फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ये देखो, ये जो मैंने लिखा है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन की नोटेशन है। इट मींस अगर मैं x की बात करता हूं तो वो क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस में इंटीग्रल पार्ट। लो, बन गया फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन, बन गई। समझ आ गई बात? अब इसको जरा देखे, मतलब क्या है इसका, जैसे कि 10.98 है, 10.98 है, 10.98 का अगर मुझे फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू बतानी है तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट। तो x मेरा 10.98 है, माइनस में इंटीग्रल पार्ट कितना है, 10.98। अब 10.98 तो अपनी जगह पे, अब 10.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम वाला इंटीजर 10। 10.98 माइनस में 10 कितना आ गया, 0.98। मतलब आपको देखने से भी पता चल रहा था कि फ्रैक्शनल फंक्शन तो डेसिमल वाला पार्ट ही होगा ना इसका। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तुम बोलोगे 0। उसमें डेसिमल वाली पार्ट ही कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होगा ना। अच्छा, इसमें माइनस वाले में कैसे देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, कि अगर x की वैल्यू माइनस में तो कैसे देखेंगे, तो आप यही करो, पहले x ले लो नॉर्मली -4.08 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -4.08, और इसको सॉल्व करते करते -4.08 माइनस, अच्छा -4.08 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू क्या होगी, माइनस में 5, जो कि यहां पे आके क्या आ गई, -4.08 प्लस 5, वैल्यू कितनी आ गई, 0.92। तो एक्चुअल में देखो, तुम फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी, 0 और 1 के बीच में ही आएगी। तो इसकी जो रेंज होगी ना, वो 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड, ये रेंज होती है फ्रैक्शनल की। ये देखो, ये दिखाई रखा है कि जो ग्राफ है इसका, ये जो ग्राफ है वो 0 और 1 के बीच में। इसका ग्राफ कैसे बनता है कि आपने क्या किया, लेफ्ट में इंटीजर को पकड़ा और राइट तक 1 पे ले गए। मतलब अगर मैं x की वैल्यू, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 0.5 ले ली, 0.5 ले ली, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा, 0.5 ही तो होगा। मतलब ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x की लाइन है ये। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, आप ग्राफ में नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं x 0.5 ले रहा हूं यहाँ पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर भी 0.5 आएगा। तो ये जो लाइन जा रही है ना, ये y इक्वल टू x की लाइन आ रही है बच्चों, आपको पता होगा ये लाइन ऐसे जाती थी, फिर ये लाइन शिफ्ट हो गई 1 और 2 के बीच में। अगर मैं लेता हूं 1.5, अब अगर मैं 1.5 लेता हूं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.5 ही आएगा ना, तो वैल्यू तो देखो 0.5 ही आएगी। मैंने 1.9 ले लिया तो वैल्यू 0.9 आएगी। तो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही घूमेगी। तो इसका ग्राफ हमेशा, कोई भी वैल्यू ले लो, किसी भी इंटीजर में देखोगे तो इसकी लाइन ऐसे इंक्लाइंड एट 45 डिग्री उस इंटीजर पे आप बनाते जाओगे, जिसमें ऊपर का 1 इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर? सही है। एक इसके अंदर स्पेशल केस आता है, एक इसके अंदर स्पेशल केस आता है कि 1 अपॉन अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसका तो रियल नंबर था ना, इसमें क्या होगा, इंटीजर नीचे नहीं ले सकते आप, रियल नंबर माइनस इंटीजर ले लोगे आप। ठीक है, रियल नंबर माइनस इंटीजर ले लोगे। दूसरा, इसकी रेंज की अगर बात करोगे तो जो रेंज इसकी थी ना,
रेसिप्रोकल में इसका रिवर्स हो जाता है, 1 से इंफिनिटी ले लोगे आप, 1 से इंफिनिटी, ठीक है। वही है, वैल्यूज लेके आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज लेके आपको दिखाया, आप इसमें जस्टिफिकेशन ले सकते हो। पर अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये जो फंक्शंस हमने पढ़े उनका क्या एप्लीकेशन है एक्चुअल मैथ्स में। तो देखो आपको कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ इन द फॉलोइंग केसेस। मैंने मॉड्यूलस फंक्शन के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए यहाँ पे आपके लिए। इसमें ना एक काम करते हैं, इसको तो ऐसे हटा दो, ठीक है। देखते हैं 2x + 5 = 3 है, तो मोड इक्वल टू में दिया हुआ है। तो देखो जब मोड इक्वल टू में दिया होता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि भाई जैसे मान लो मोड x इक्वल टू अगर a दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी देख लो कि x की वैल्यू +- a कुछ भी हो सकती है। मोड x अगर इक्वल टू a है तो x की वैल्यू +- a कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका 2x + 5 है वो +- 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस बेसिस पे दो केस बन गए, 2x + 5 = 3 और 2x + 5 = -3। अब सॉल्विंग में इसमें दिक्कत थोड़ी आनी चाहिए आपको, 3 - 5 -2 हो गया, x की वैल्यू -1 आ गई। इसमें और 2x ये हो गया आपका -8 हो गया, x की वैल्यू -4 आ गई। तो x की दो वैल्यूज आ गई आपकी, -1 और -4। मतलब इसमें रेंज तो नहीं है, इसमें तो सिंपल x की वैल्यूज आपको मिल ही रही है, डायरेक्टली मिल गई, ठीक। ये था मोड x = a का केस। अब अगर मोड x इज लेस देन इक्वल टू a होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मैं जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो लिख रहा हूं साथ साथ, वो -a और a के बीच में होगी वैल्यू, ठीक है। जो प्रॉपर्टी यूज होगी मैं बता रहा हूं, मॉड्यूलस फंक्शन मैंने आपको समझा दिया। अगर मोड x = a था, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई थी कि अगर मोड x = a है इफ, ठीक है, देन जो x है आपका वो +- a के इक्वल होता है। इसमें मोड x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x की वैल्यू -a और a के बीच में होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहां पे क्या होगा, -7 और 7 के बीच में होगा आपका आंसर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, मुझे x निकालना है, यहां पे +3 है ना, मैं -3 कर रहा हूं थ्रू आउट, 3 को हटाने के लिए, -7 -3, यहां पे -3 करा तो 2x रह गया, यहां पे 7 - 3 आ गया, ये हो गया -10, ये हो गया 2x, ये हो गया 4। फिर यहां पे 2x है, मुझे x चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, 2 से डिवाइड कर दो आप थ्रू आउट ऐसे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -5 और ये वैल्यू आ गई 2। तो इसमें x की एक रेंज मिल गई आपको, है ना। इसमें आप बोल दोगे x बिलोंग्स टू -5 से 2 क्लोज्ड इंटरवल। 5 और 2 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं ना, इस वजह से, समझ गए। ये केस तो क्लियर हो गया। देखिए आगे, अब यहां पे क्या हुआ, मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ था, देखो पीछे भी मॉडुलस फंक्शन था, इनइक्वालिटी थी, सिंगल इनइक्वालिटी थी। यहां पे क्या हुआ, एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, दो इनइक्वालिटीज आ गई। तो इसमें पहले साइड में मैं दोनों चीजें बता देता हूं आपको कि अगर मोड x लेस देन इक्वल टू a है तो आप लिखोगे -a और a के बीच में। एक केस तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू a आ गया तो आप क्या बोलोगे, जो आपके x की वैल्यू है वो -a से कम है और x की वैल्यू a से ज्यादा है। मतलब इसमें वही लॉजिक चल रहा है बच्चों जो मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था तुम्हें, कि अगर लेस देन की इनइक्वालिटी है तो विद इन द इंटरवल, और अगर ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो आउटसाइड द इंटरवल, -a और a के बाहर। बस अब -a और a कहां से मिला, अरे मोड है तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगी ना, वही लॉजिक चल रहा है ना। तो इसमें हमारे दोनों लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट कंबाइन हो रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं। तो इसमें पहले दो केसेस ले लेते हैं बच्चों। केस वन मैंने ले लिया, दोनों इन इक्वेशंस को एक साथ उठाना थोड़ा भारी पड़ेगा, पहले मैंने ये केस ले लिया। अच्छा, अब इसमें वेरिएबल को लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो मैंने इसको ना रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, मोड x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो दिख ही रहा है। अब ये वाली इनइक्वालिटी लगेगी इसमें -2 और +2 की बात आ रही है, तो ये कह रहा है कि जो x - 1 है वो -2 से कम होगा और जो x - 1 है वो 2 से ज्यादा होगा। x - 1 -2 से कम, x - 1 2 से ज्यादा। इसको सॉल्व करो, -1 उधर गया तो ये वैल्यू तो आ गई -1 और ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको अभी रख लो, बाद में बात करेंगे। केस 2 पे आते हैं, केस 2 में मुझे दिख रहा है मोड x - 1 लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन की इनइक्वालिटी क्या कहती है कि ये वैल्यू ना
ये वैल्यू -3 और 3 के बीच में हो जाएगी, -a से a के बीच में होगी। ये वैल्यू -a से कम थी और +a से ज्यादा थी। अब इसमें -1 है, +1 करना है तो क्या करोगे, +1 पूरे में कर दो, ये ऐसे आ गया। अब इसका आंसर और इसका आंसर देखो, दो केसेस है अलग अलग, मुझे चाहिए इन दोनों केसेस का फाइनल आंसर। हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, -∞ से ∞। इसका आंसर क्या आया, यहां पे -1 है, यहां पे 3 हो गया। इसमें क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, 4 इधर हो गया, ठीक है, और -2 आपका इधर हो गया। पहले वाला केस आपको क्या कह रहा है, पहले वाला कह रहा है -1 से कम, -1 से वैल्यू कम, ठीक है, जिसमें -1 इंक्लूड हो रहा है, और 3 से वैल्यू ज्यादा। सेकंड वाला केस क्या कह रहा है, कह रहा है -2 और 4 के बीच की वैल्यू, ठीक है, यहां पे ऐसे -2 और 4 भी इंक्लूड हो रहा है। तो आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या, दोनों केसेस में देखो ये वाला पार्ट कॉमन है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -2 से -1, बीच में गैप आ गया तो यूनियन लगेगा 3 से 4। ये रेंज है वैल्यूज ऑफ x की, जिसपे मेरी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है। मॉडुलस फंक्शन भी हमने प्रॉपर्ली यूज कर लिया। समझ आ रहा है, -2 और -1 के बीच में कॉमन है ना, देखो दोनों में ये कॉमन है, इन दोनों में लाइनों में ये कॉमन है, तो कॉमन पार्ट ले लेते हैं हम। जब दो इनइक्वालिटीज कंबाइंड फॉर्म में दी होती है तो कॉमन सॉल्यूशन आता है। एक लास्ट टॉपिक बच्चा बच्चों, इसमें लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको वैल्यूज से लेके आप वेरीफाई कर सकते हो। आपको कह रहा है कभी भी आपको मोड x - a और मोड x - b, ऐसे दो लीनियर एक्सप्रेशंस आपको मोड में दिया हुआ है और उनका सम दिया हुआ है, तो उसकी ना मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो मोड में a - b होती है बच्चों। एग्जांपल लेके अभी हम करके दिखाता हूं आपको। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा, वहां पे सम था, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसलिए पूरे के बाहर भी मोड लगा दिया। दोबारा सुन लो, इन दोनों का सम मोड a - b देगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस है तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको मोड लगाया ताकि ओवरऑल हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले, वो भी मोड a - b होती है। अच्छा, इसके कैसे आते हैं रिजल्ट, इसमें ना स्पेशल केसेस लेने पड़ते हैं। हम पहले लेते हैं कि वैल्यू x - a से कम होगी, फिर x - b और x - a के बीच में होगी, फिर x - b से ज्यादा होगी वैल्यू, उसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है। तो वो केसेस मुझे लगता नहीं कि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, आप इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ के चीजों को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो ये इसका जो थ्योरी है ना और वाला, वो लास्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको डिटेल में, क्योंकि उसमें सिर्फ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैंने फंक्शंस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है। अब इसको जरा रिलेट, एक ये रह गया, एक तो ये रह गया मोड x - a प्लस मोड x - b, कह रहा है a - b के इक्वल कब होगा, ये कब होगा, इसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहा, कह रहे ये इसके इक्वल भी होता है कब, जब हमारा जो x होगा ना वो a और b के बीच में लाई करता है, ठीक है, a और b के बीच में लाई करता है। अब यहां पे देखो ऊपर जो मैंने लिखा है उसका कॉन्सेप्ट इसमें कैसे यूज हो रहा है, कह रहे ये पोर्शन देखो मैच हो गया इस वाले पॉइंट से, मोड x - a माइनस मोड x - b, उस पूरे का मोड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर ले, यहां पे सॉल्व कर ले इसको। अगर मैं इसको देखूं मोड x - 3 मोड x - 2, तो इसमें a कितना दिख रहा है 3, b कितना दिख रहा है 2, तो इसमें ना एक्चुअल में तुम्हें बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस एक्सप्रेशन की, जो कि a दी हुई है। तो आप क्या करोगे, 3 - 2 विच इज इक्वल टू +1। दूसरा एक्सप्रेशन मुझे क्या दिया हुआ है, मोड x - 1 प्लस मोड x - 2, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे b दी हुई है, और कॉन्सेप्ट तो इसमें भी सेम है, a - b 1 - 2, ये मोड में -1 आ रहा है विच इज इक्वल टू 1, और फाइनली आपसे पूछा a + b बताओ। तो अगर मतलब आपको थ्योरी का सारा कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, अदरवाइज इनको स्किप करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो आज हमने मॉडुलस फंक्शन पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस देखे हैं। एक लास्ट बस सिग्नम फंक्शन देख लेते हैं हम, सिग्नम फंक्शन भी तो पढ़ा हमने, और नेक्स्ट क्लास में मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे और फ्रैक्शनल फंक्शन पे और इन सबके कंबाइंड क्वेश्चंस, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, ठीक है। अभी इसमें कह रहा है सिग्नम ऑफ टू, मतलब हमारे पास ना देखो फंक्शन ये था, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है सिग्नम ऑफ x। तो सिग्नम x का फंक्शन क्या था बच्चों, जरा याद करें, वैल्यू 1 थी, एक बार वैल्यू 1 थी,
एक बार वैल्यू -1 थी और एक बार 0 थी। -1 कब थी? जब x लेस देन 0 है। 1 कब थी? जब x ग्रेटर देन 0 था। और 0 कब थी? जब x 0 था। अब यहां पे देखो ना, सिग्नम ऑफ x को, सिग्नम ऑफ अगर मैं 2 को देख रहा हूं तो इसका मतलब x कितना 2 है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो उस केस में ग्रेटर देन 0 पे सिग्नम का आंसर क्या होगा? 1 होगा। लो भाई, इसका आंसर तो 1 आ गया। आई बात समझ? अब आगे देखते हैं, सिग्नम 2। अभी सिग्नम ऑफ 2 निकाला तो आपने, सिग्नम ऑफ 2 कितना आया? पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व किया 1। अब यहां पे इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी है? 1 है, विच इज ग्रेटर देन 0। और जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उस केस में सिग्नम का आंसर क्या आता है? 1 आता है। कह रहा है इसका आंसर भी भाई 1 ही है, इसका आंसर भी 1 ही है। अब लास्ट दोनों का कंबाइंड एप्लीकेशन, आपको कह रहा है सिग्नम मॉड x की वैल्यू बताओ आप। देखो अब सिंपल सी बात करते हैं, अगर मैं मान लो x को पॉजिटिव लेता हूं, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या होगा? इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और जब अंदर का आंसर पॉजिटिव आएगा तो आंसर क्या आएगा? व्हेन x को मैंने पॉजिटिव लिया तो इसका आंसर क्या आया? सिग्नम का 1। अच्छा, जब मैंने x को नेगेटिव लिया, मैंने x को नेगेटिव लिया, मान लो मोड x में x को नेगेटिव रख भी रहा हूं, तो क्या होगा? x नेगेटिव रखूंगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, फिर से पॉजिटिव का सिग्नम देखूंगा तो आंसर तो तब भी 1 ही आएगा। और अगर x को मैंने 0 ले लिया तो मोड 0 0 हुआ, तो सिग्नम ऑफ 0, x जब 0 होता है तो वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है सिग्नम की। आई बात समझ? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसके दो ही आंसर बनेंगे, 0 और 1। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। आप प्लीज इसको एक बार 2 बार रिवाइज कर लेना, ये टिप्स पे होना चाहिए अगर आपको 12th में फंक्शंस अच्छे से समझना है तो। ये सब चीजें आपको 12th में कोई नहीं समझाएगा, 11th में आपको करके जानी है। 2 लेक्चर और है हमारे इस टॉपिक के और थोरोली ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके।